आज हम एनडीए के लिए फंक्शन चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। इसमें हम लोग केवल उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो पिछले 3 साल में हम लोगों को पूछे गए हैं। ठीक है, और चांसेस यही है कि जो भी क्वेश्चन इस साल 2020 में आएगा है ना, वो इनमें से ही घूम फिर के कहीं ना कहीं से आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो पूरा चैप्टर पढ़ने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो फंक्शन होता क्या है, देखो फंक्शन के अंदर हमारे पास में कुछ इक्वेशंस होती हैं। जैसे ये इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। एक ये इक्वेशन है एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। तो इन दोनों इक्वेशन में देखो, इस वाली इक्वेशन के अंदर जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा x, और जो आउटपुट है वो y है या फिर वो एफ एक्स है। और इस वाली इक्वेशन के अंदर जो इनपुट है वो क्या है, a है, और जो आउटपुट है वो क्या है, f है। तो ये खाली लिखने के तरीके हैं। तो ये जो इक्वेशंस होती हैं ये एक तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी टाइप की इक्वेशंस होंगी वो सारी की सारी इक्वेशंस फंक्शंस की डेफिनेशन को फुलफिल करेंगी। इस चैप्टर में, इस कोर्स में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो भी इक्वेशंस हमको दे रखी हैं वो सब फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो फंक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है, हम लोग कुछ इनपुट रख रहे हैं जैसे x, और हम लोगों को कुछ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है फंक्शन में कुछ इनपुट सेट होना चाहिए जहाँ से हम लोगों को x मिलेगा, और कुछ आउटपुट सेट होना चाहिए। ठीक है, इनके नाम हम लोगों ने a और b लिख दिए। तो हम क्या बोलेंगे कि कोई फंक्शन f है जो a से b में डिफाइंड है। ठीक है, तो x a में से आ रहा है और y b में से आ रहा है, बस ये हमारे समझने की बात है। अब हमारे पास में कुछ वर्ड्स है जो हम लोगों को ने पहले सुन रखे हैं और उनको फिर से रिवाइज करना है। और वो वर्ड्स क्या हैं, डोमेन है, रेंज है और कोडोमेन। ठीक है, तो जब हम लोगों को ये लिख के दे रखा हो कि f a से b में है, ठीक है, तब डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट a, मतलब जहाँ से इनपुट वैल्यूज हम लोगों को मिल रही होती है। देखिए ध्यान रखिए कि इस चैप्टर में हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो भी हम लोगों को लिख के दे रखा है वो फंक्शन है, वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो डोमेन एक्चुअली क्या होता है, रियल वैल्यूज ऑफ इनपुट, या फिर बोल दो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि हम लोग इन जनरल एक्स को इनपुट माना करते हैं। ठीक है, तो डोमेन हमारे लिए अभी क्या हो जाएगा, ए। कोडोमेन क्या हो जाएगा, जो सेकंड सेट यहाँ पर लिख के दे रखा होता है उसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। ये पूरा सेट बी कोडोमेन होता है, चाहे ये पूरा सेट काम में आए चाहे ये पूरा सेट काम में ना आए। ठीक है, अब देखो ये रेंज क्या होती है भाई, रेंज का मतलब ये होता है कि जो जो एक्स की रियल वैल्यूज हम लोग फंक्शन में रख रहे हैं और उनसे हम लोगों को जो जो y की वैल्यू मिल रही है उसके सेट को हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि दीज आर रियल वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, अब ये आएगा किस में से, ये सेकंड सेट में से ही आएगा। ठीक है, इससे बाहर तो हो नहीं सकता है, इससे बाहर होगा तो फिर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और हम लोग मान के चल रहे हैं कि फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंज है वो b से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ b। इसके इक्वल हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ हम लोगों को समझ के रखनी है। अब देखो एफ एक्स की हम लोगों ने एक इक्वेशन ये मान ली थी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसमें x इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमारे पास में आएगा f2। ये f2 है, इसका मतलब ये है कि x की जगह पर 2 रख दो। ठीक है, यहाँ पर भी x की जगह पर 2 रख दिया, यहाँ पर भी रख दिया, तो हमारे पास में आया 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, -3। तो इसका मतलब ये हो गया है कि इस फंक्शन में x इक्वल टू 2 रखेंगे तो हम लोगों को y इक्वल टू कितना मिलेगा, -3। ठीक है, तो ये जो -3 है इसको हम लोग ये बोलते हैं कि ये 2 का इमेज है। क्या है ये 2 का इमेज, और उसका जब उल्टा बोलते हैं कि ये जो 2 है ये -3 का प्री इमेज है। तो ये 2 वर्ड हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने कि प्री इमेज क्या होता है और इमेज क्या होता है। जो x की वैल्यू रखने पर हम लोगों को y मिलता है, तो उस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू को हम लोग इमेज बोलते हैं, और x की वैल्यू को हम लोग y की वैल्यू के लिए प्री इमेज बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम लोगों को रेशनल एक्सप्रेशन पर पूछे हुए हैं। रेशनल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस का रेशो। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 2 रेशनल फंक्शंस का रेशो है या फिर 2 पॉलिनोमियल फंक्शंस का रेशो है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा जब हम लोग इसको समझ जाएंगे कि ये किस सिलसिले में पूछा हुआ है।
नेक्स्ट हमारे पास में है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे तो फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम लोग सारे टाइप्स यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले, जो हम लोगों को पूछा है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग कैपिटल ब्रैकेट एक्स से लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अप टू द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो एक्स है ये डेसिमल वाला भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, बस हम लोगों को वहाँ तक देखना है कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन का जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में आएगा। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कुछ आंसर्स लिख रखे हैं, देखिए ये सारे के सारे आंसर्स इंटीजर की फॉर्म में ही हैं। कैसे आता है इसको अभी समझते हैं। देखो इस एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने लिखा है कैपिटल ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू 2। अब ये जो इनपुट 2 है वो तो पहले से ही इंटीजर है, तो इसका आंसर तो 2 ही आना है, यानी कि 2 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है वो 2। इसको हम लोग कैसे जज करते हैं, देखो हो क्या रहा होता है कि हम लोग कोई नंबर लाइन मान लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन दरअसल एक्स एक्सिस ही होती है। यहाँ पर हमारा ओरिजिन है, इधर कहीं पर 1 है और इधर कहीं पर 2 है, ठीक है। तो हम लोगों को जब कैपिटल ब्रैकेट 2 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट तक आएंगे, कहाँ तक चलेंगे, 2 तक चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। तो यहाँ तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, ये 2 खुद ही होगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 2। इसी तरीके से जब हम लोग -2 की बात करेंगे तो यहाँ पर कहीं पर -2 आएगा। अब -2 के लिए हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे, कहाँ तक आएंगे, -2 तक आएंगे। तो सबसे बड़ा इंटीजर हम लोगों को कौन सा दिखाई देगा, -2 ही दिखाई देगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कैपिटल ब्रैकेट के अंदर यदि इंटीजर लिखा है तो उसका आंसर इंटीजर ही होता है, लेकिन यदि इंटीजर नहीं लिखा है तो उसको कैसे करेंगे, जो भी मैंने मेथड बताया था वही मेथड फॉलो करना है। हम लोग 1.4 वाले को उठाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में मान लो नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कहीं पर 2 है और यहाँ पर 1.4 है, ठीक है। अब 1.4 का हम लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग लेफ्ट से राइट तक आते हैं और चेक करते हैं कि 1.4 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। तो सबसे बड़ा इंटीजर हम लोगों को कौन सा मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसको जंप करके तो आगे नहीं आना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से जब आप लोग -1.4 की बात करते हैं तो क्या कर रहे हैं, ये लंबा लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर मैं 0 बना देता हूँ, यहाँ 1 है माइनस वाला, यहाँ है -2 और -1.4 यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। तो जब मैं इस पर लेफ्ट से राइट की तरफ आऊँगा, यहाँ तक ही आना है, इससे आगे तो आना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा, -2। इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1.4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। इस तरीके से इनके वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग 1.9 की बात करते हैं तो 1.9 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा नज़र आ रहा है, 1। तो बस ये हमारा आंसर आता है। तो इस कैपिटल ब्रैकेट या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.9 का आंसर कितना हो जाएगा, 1। फिर मान लो हम लोग -1.9 की बात करते हैं तो -1.9 यहाँ पर है, इसके लिए हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा नज़र आ रहा है, -2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -2। अब यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। आगे के कॉन्सेप्ट्स उन क्वेश्चंस के बाद में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इफ़ f(x) इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 देन व्हाट इज fa डिवाइडेड बाई f ऑफ a प्लस 1। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, x की जगह पर एक बार a रख दो, इन दोनों x की जगह पर, और नेक्स्ट टाइम a+1 रख दो, होगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है fa डिवाइडेड बाई f ऑफ a+1 और इन x की जगह पर एक बार तो a रख दिया और एक बार a+1 रख दिया। इनको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है a² डिवाइडेड बाई a² माइनस 1। लेकिन ऐसा कोई आंसर तो यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो अब क्या करेंगे हम बताओ। तो अब आंसर पता करने के लिए हम लोग ऑप्शंस को उठाएंगे, है ना, और उन ऑप्शंस में जो इनपुट वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर f(x) में रख के देखेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो मेरे को नज़र आ रहा है कि f ऑफ a², इसमें x की जगह पर a² रख के देखो तो जो आंसर आएगा वो यही बन जाएगा। इसका मतलब ये सेकंड वाला ही हमारा आंसर है। मान लो ये एकदम से क्लिक नहीं हो रहा होता तो हम लोग पहले
फर्स्ट वाले ऑप्शन को उठाते और x की जगह पर -a/a+1 रख के चेक करते कि ये इसको टेली कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। टेली करता तो ये आंसर होता, पर एक्चुअली वो नहीं आता। और वैसे भी हम लोगों को यहाँ पर सीधे सीधे नज़र आ गया है कि x की जगह पर a² रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x + y) = fx × fy फॉर ऑल x एंड y, देन व्हाट इज f'5 इक्वल टू। देखो f' लिखा है, तो जब fx लिखा होता है तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब हम लोगों को f' मिलता है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को यदि fx पता चल जाए तो उसका डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग f' निकाल लेंगे और वहाँ से हम लोग x की जगह पर 5 रखेंगे और हम लोगों को f'5 मिल जाएगा, यही मतलब है। लेकिन अब fx हम लोग कैसे पता करें, तो यहाँ पर हमारे पास में एक तरीका होता है। ये तरीका ये है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है उन इक्वेशंस को या स्टैंडर्ड फंक्शंस को हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को याद कर लेना है कि हम लोग fx की जगह पर इस केस के लिए f(x + y) = fx × fy के लिए fx की जगह पर e⁻x मान सकते हैं। ये सबसे सिंपल फंक्शन हो गया, इसे काम चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को fx की जगह पर a⁻x मानना पड़ेगा। तो पहले हम लोग fx = e⁻x को ट्राई करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने इस वाले फंक्शन को यहाँ पर ट्राई किया, तो f(x + y) = क्या हो जाएगा, x की जगह पर x + y रखना, ये रख दिया। अब यहाँ पर पावर बेक होंगी तो हमारे पास में आएगा e⁻x × e⁻y। इसका मतलब ये हो गया कि ये fx × fy है, यानी कि ठीक है, हमारा काम हो रहा है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, f' चाहिए, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता है, ठीक। अब इसमें हम लोग x की जगह पर 5 रखेंगे तो f'5 = आ जाएगा e⁻5, ठीक है। अब ऑप्शंस को हम लोगों को 1 बाय 1 ट्राई करना है कि इन चारों में से कौन सा e⁻5 आंसर लेके आएगा। तो जो हम लोग ट्राई करते हैं तो ये दोनों ऑप्शंस हम लोगों को करेक्ट होते हुए फील होते हैं। देखो जरा, f5 कितना होगा, f5 तो e⁻5 हो जाएगा। तो f0 क्या होता है, x की जगह पर 0 रखो तो e⁻0 = कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पर थर्ड वाले के अंदर हमारे पास में f5 कितना है, e⁻5, और इसको जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, e⁻5 आएगा। तो ये थर्ड हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट को ट्राई करते हैं। फर्स्ट में हम लोगों को f'0 दे रखा है, तो f' ये रहा हमारे पास e⁻x। इसमें x की जगह पर 0 रखो तो e⁻0 तो भाई 1 होता है। तो इसके अंदर भी हमारे पास में e⁻5 × 1 = e⁻5 ही आना है। इसका मतलब फर्स्ट वाला आंसर भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है और फर्स्ट भी करेक्ट है। अब हम लोग को इनमें से एक आंसर चूज करना है, तो हम लोग e⁻x पर अब रिलाई नहीं कर सकते, हम लोग को कुछ और मानना पड़ेगा। इसलिए हम लोग नेक्स्ट fx = a⁻x मानते हैं और इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब fx = e⁻x मान लेने पर हम लोगों को f' करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा, ज़रूरत है, और इधर भी ज़रूरत है। तो f' हो जाएगा a⁻x लोगे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए भाई, यहाँ पर f5 चाहिए, तो f5 होने के लिए x की जगह पर यहाँ पर 5 रख दो, तो f5 = हो जाएगा a⁻5, ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोगों को f'0 चाहिए, तो यहाँ पर x की जगह पर 0 रख दो, तो a⁻0 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हमारे पास में आएगा लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को f'5 चाहिए, तो यहाँ पर x की जगह पर 5 रखेंगे तो f'5 कितना हो जाएगा, a⁻5 लोगे। मतलब हम लोगों को हमारा आंसर ये चाहिए, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शंस को चेक करते हैं, तो ऑप्शंस में हम लोग थर्ड वाले को, तो ऑप्शन में हम लोग पहले वाले को ट्राई करते हैं। तो पहले वाले में क्या लिखा है, देखो जरा, f5 क्या है, f5 है a⁻5। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, f'0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो f'0 हमारे पास में कितना आ जाएगा, बताओ जरा। f'0 है log a, तो इसको हम लोग log a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है a⁻5 log a, ठीक है। तो जो पहला आंसर है वो हमारा सही आंसर हो सकता है। तो हम लोग थर्ड को ट्राई करते हैं, ठीक है। थर्ड में देखो f5 × f0 दे रखा है, तो f5 कितना है, a⁻5, और f0 कितना है, 1 है। तो जब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे को खाली a⁻5 ही मिलता है, लेकिन ये तो हमारा आंसर नहीं है। इसका मतलब थर्ड हमारा आंसर नहीं है, फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक भाई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट fa = a-1 / a+1, कंसीडर द फॉलोइंग। पहला दे रखा है f(2a) = f(a+1) और दूसरा दे रखा है f(1/a) = -fa। विच ऑफ द अबाउ इच और आर करेक्ट। इनमें से कोई एक करेक्ट हो सकता है, दोनों करेक्ट हो सकते हैं, या कोई भी नहीं। तो सीधे सीधे बस एक ही जगह पर हम लोगों को ये 2a वगैरह रख के देखना है और ट्राई करना है।
तो पहले वाले को हम लोग चेक करते हैं, इस पहले वाले को, ठीक है। तो f(2a) निकालते हैं, यहाँ पर a की जगह पर 2a रख देते हैं, तो ये हो जाता है 2a - 1 डिवाइडेड बाई 2a + 1। हम लोग RHS को ट्राई करते हैं, RHS कितना है, f(a+1), ये रहा f(a+1), ट्राई करते हैं, वैल्यू रखी तो हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2a डिवाइडेड बाई a+1। तो ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, तो पहले वाला हमारे काम का नहीं है। सेकेंड वाले को ट्राई करते हैं, सेकेंड वाले में हम लोगों को f(1)(a) की ज़रूरत है, तो यहीं पर हम लोग x की जगह पर 1/a रख देते हैं, ये हम लोगों ने रखा, एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये आया 1 - a डिवाइडेड बाई 1 + a, ठीक है। अब इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास में आएगा -(a - 1) डिवाइडेड बाई a+1। तो ये किसके इक्वल हो गया, देखो ये वाला तो fa ही है, ये रहा, तो बस ये -fa के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो सेकेंड है ये हमारा करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है, सेकेंड वाला करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉडुलस a डिनोट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। उसके बाद हम लोगों को ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और मुझे ये तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट नज़र आ रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, पहले वाले में लिखा है कि मॉडुलस ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस b, ठीक है। तो जब दो नंबर्स हमारे पास में, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, उनके मल्टीप्लिकेशन का मॉडुलस उनके अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम लोग सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, इसमें पहले दो नंबर्स का सम किया है, फिर मॉडुलस निकाला है और राइट हैंड साइड पे दोनों का अलग अलग मॉडुलस लेके फिर सम किया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास में केवल इंटीजर बोला है, तो इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, तो उनका अलग अलग मॉडुलस लेके फिर प्लस करेंगे तो वो वैल्यू तो इनके लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू से कभी भी कम नहीं हो सकती है, तो ये करेक्ट है। अब हम लोग थर्ड को देखते हैं, जो पहले सेकंड वाले में किया था वैसे ही थर्ड वाले में, बस अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं। तो LHS में तो पहले a - b किया गया, पहले दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया गया, फिर मॉडुलस किया गया, और राइट हैंड साइड में पहले उनके मॉडुलस निकाले, फिर दोनों को माइनस करके फिर मॉडुलस किया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आएगी वो LHS वाली वैल्यू से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये तीनों स्टैंडर्ड है, और ये तीनों हम लोगों को कहीं पर भी पूरी मैथ्स में ध्यान होने चाहिए। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी आता है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बस। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द फंक्शन f(x) = x/x, और कंडीशन क्या दे रखी है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर अपॉन में x लिखा हुआ है तो उसके लिए दे रखा है कि अपॉन में x नहीं हो सकता है। अब पहले वाले ग्राफ को देखते हैं, पहले वाले ग्राफ में देखो x = 0 पर हम लोगों को यहाँ पर 1 लिख के दे रखा है, तो x = 0 तो अलाउड ही नहीं है, तो ये हमारा ग्राफ गलत है। सेकेंड वाले ग्राफ में x = 0 पर हम लोगों को दो वैल्यूज़ दे रखी है, -1 भी दे रखा है और 1 भी दे रखा है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है। थर्ड वाला सही हो सकता है, x 0 नहीं है और वहाँ पर हम लोगों को एक वैल्यू गायब करके दे रखी है। देखो यहाँ पर x = 0 पर यहाँ जी रिंग बना हुआ है, रिंग का मतलब है कि वो वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब x = 0 को छोड़कर फिर हम लोगों को LHS में एक ग्राफ दे रखा है और RHS में एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। तो बस ये ग्राफ हमारा करेक्ट है। कैसे, देखो जब हम लोग x = 2 रखते हैं तो 2/2 1 हो जाएगा, कोई भी वैल्यू ले लो, ये राइट हैंड साइड के लिए करेक्ट है। फिर ऐसे यहाँ पर x = -2 रखते हैं तो -2 डिवाइडेड बाई -2 फिर से 1 हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए करेक्ट है। तो इसका मतलब है x जब 0 नहीं है तो हमेशा इस f(x) की वैल्यू 1 रहेगी, LHS में भी 1 रहेगी और RHS में भी 1 रहेगी, बस ये सेंटर पे यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हम लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए थर्ड हमारा आंसर करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें हम लोगों को 5 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इन टोटल, ठीक है। फिर पूछा है विच ऑफ द अबव आर रेशनल एक्सप्रेशंस। तो जैसा मैंने थ्योरी में बताया था, रेशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये दो पॉलिनोमियल्स का रेशो होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले 1 को उठाते हैं, 1 में देखो क्या लिखा हुआ है, x + x² - 1/x। तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये एक्चुअली बन जाएगा x² + x³ - 1/x। तो ये दोनों पॉलिनोमियल ही हैं, तो ये रेशो पॉलिनोमियल हो गया, इसका मतलब ये रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है। सेकेंड को उठाते हैं, तो सेकेंड में तो स्क्वायर रूट दे रखा है, तो ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स में से गायब हो जाना चाहिए, साफ साफ नज़र आ रहा है। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। थर्ड में एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल है, तो ये भी एक रेशनल एक्सप्रेशन है। फोर्थ में 2 डिवाइडेड बाई एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो 2 एज ए
पॉलिनोमियल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है। फिफ्थ में हम लोगों को दो टर्म दे रखी है माइनस होके, तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसका मतलब ये भी रेशनल एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब 2 हमारा रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो 2 को छोड़कर 1, 3, 4 और 5 ये चारों रेशनल एक्सप्रेशन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सेकेंड वाला। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट fn इज इक्वल टू 1/4 प्लस n/1000, फिर कैपिटल ब्रैकेट लगा रखा है, वेयर कैपिटल ब्रैकेट x डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, मतलब वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। ठीक है, अब ये जो साइन हम लोगों को लिख के दे रखा है सिग्मा वगैरह वाला साइन, ये दरअसल ऐसे होता है कि n की वैल्यू को 1 से लेकर 1000 तक चलाओ और fn में रखते जाओ, और रख के फिर जो भी टर्म्स आएंगे उन सबको सम कर दो, तो जो आंसर बनेगा वो हमारा आंसर है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने LHS में इसी को लिख दिया है, फिर एक एक करके n इक्वल टू 1, 2, 3 रखा है। देखो यहाँ पे 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3, ऐसे रखते चले आएंगे और लास्ट में हम लोग 1000 तक जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो वैल्यूज़ कैसी आ रही है, उसके हिसाब से हम लोगों को आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले को चेक करते हैं। पहले वाले में देखो 1/4 लिखा है। 1/4 का मतलब होता है 0.25। ठीक है, फिर उसके बाद में 1/1000 लिखा है, तो ये तो और भी छोटी वैल्यू है, 0.001 है। ठीक है, तो जब हम लोग इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास में नंबर काफ़ी छोटा आएगा, और जब हम लोग उसका बॉक्स निकालेंगे तो ये 0 और 1 के बीच का नंबर है, तो जब उसका बॉक्स हम लोग निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका मतलब ये जो फर्स्ट है इसकी वैल्यू 0 है, इसी तरीके से सेकंड की वैल्यू भी 0 होएगी, और इसको हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे, देखो इधर लास्ट वाली टर्म के अंदर, तो 1/4 कितना है भाई, ये 0.25 है। ठीक है, 1000/1000 1 हो जाएगा, तो अब ये जो वैल्यू आएगी ये 1.25 हो जाएगी ना। अब हम लोग इसका बॉक्स निकालेंगे तो ये तो 1 से बड़ा नंबर है, 1 और 2 के बीच में, तो इसका बॉक्स कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है कि बीच में कहीं पर जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से चेंज होकर 1 पर आ गई है। वो कहाँ पर आ रही है, बस ये हम लोगों को देखना है। तो देखते हैं। अब देखो 0.25 में मान लो 0.75 प्लस हो आता है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1, और उसका हम लोग बॉक्स निकालेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 1। अब ये 0.75 मिलेगा कहाँ पर, ये यहाँ पर मिलेगा भाई। 750 में 1000 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 0.75 मिल जाएगा, यानी कि इसका आंसर हमारे पास में 1 आने वाला है, और इसके बाद में जितने भी आएंगे यहाँ तक उन सब का आंसर 1 आने वाला है। इससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उन सब की वैल्यूज़ कितनी आएंगी, 0। देख लो यहाँ पर, ये तो कम हो गया ना, ये तो 0.749 है भाई। ठीक है, तो ये तो 1 से कम हो जाएगा भाई, 0.75 होगा तभी ये इन दोनों का टोटल 1 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब की वैल्यू 0 है, तो इन सब को हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक, और उसके बाद में जो बचे उन सबको हम लोगों को 1, 1, 1 करके प्लस करना है। तो हम लोग इनको कैसे करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टर्म्स कितनी है, मान लो इन सब के आंसर 1 आते हैं, तो हमारा आंसर कितना आता, 1000। अब इन सब के आंसर तो 1 नहीं आ रहे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो आंसर आ रहे हैं वो 0 आ रहे हैं। और ये कितने हैं, देखो ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है और 749 तक जा रही है, तो ये कितनी टर्म्स है, ये हमारे पास में 749 टर्म्स है। यानी कि इन सब वैल्यूज़ को डिलीट कर दो, तो 1000 में से 749 को डिलीट करेंगे तो हमारे पास में कितनी टर्म्स बचेंगी, यहाँ से यहाँ तक 251 टर्म्स बचेंगी। हर टर्म का आंसर 1 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 251। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू -4, y लेस देन इक्वल टू 0। तो एक तरीके से यहाँ पर हम लोगों को कुछ रीजन दे दिया है। पहले ये रीजन देखते हैं, फिर ये रीजन देखते हैं, और इन दोनों का जो कॉमन आएगा वो हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। इसमें देखो हमारे पास में एक लाइन बनेगी x इज इक्वल टू 4 और दूसरी लाइन बनेगी y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 तो x एक्सिस होता है, x इज इक्वल टू 4 हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास में x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, x की वैल्यू इससे कम है, यानी कि इसके LHS में जो भी रीजन होगा वो इसका रीजन है। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो y की वैल्यू तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। अब इन दोनों का कॉमन, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो इन दोनों का कॉमन कौन सा वाला रीजन बनेगा, ये वाला रीजन इन दोनों का कॉमन बनेगा, ये वाला रीजन।
ठीक है। तो जो पहला ग्रुप दे रखा है उसका आंसर यहाँ पर है, ठीक है। सेकंड को देखते हैं हम लोग। सेकंड में बोल रखा है कि x इज लेस देन इक्वल टू -4 और y इज लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास में दो इक्वेशन हैं, x इज इक्वल टू -4 है और दूसरी y इज इक्वल टू 0 है। तो y इज इक्वल टू 0 तो वही x एक्सिस है, तो ये हमारे पास में y इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर बोल रखा है कि y 0 से कम है, यानी कि y नेगेटिव है, तो इसका जो रीजन बनेगा ये नीचे की तरफ वाला बनेगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू -4 वाली लाइन कौन सी बनेगी, ये वाली लाइन x इज इक्वल टू -4 की बनेगी। x की वैल्यू -4 से कम है, इसका मतलब इसका जो रीजन बनेगा वो इधर लेफ्ट वाला बनेगा। अब इन दोनों का कॉमन कितना आएगा, ये वाला पोर्शन इन दोनों का कॉमन आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये वाले रीजन और ये वाले रीजन का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन आ पाता है कि ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो मैं इन दोनों फिगर को यहाँ पर फिर से बना रहा हूँ। पहले ये x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन बना दी, ठीक है। फिर इस वाले रीजन को ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला रीजन एक तरीके से ये है ऊपर, ठीक है। और जब हम लोग इस वाले रीजन को ड्रॉ करते हैं तो ये रीजन कौन सा वाला है, इस तरफ नीचे वाला, ये हमारे पास में x इज इक्वल टू -4 की लाइन है, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में यार कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, एक्चुअली इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। देखो क्या कॉमन आ रहा है, थोड़ा सा सोचो। जो ये ऊपर वाला ग्राफ है इसके अंदर ये y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन ही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y 0 भी है और 1 भी है। इसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन है इसमें भी तो ये लिखा है कि y लेस देन इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो इन दोनों में ये लाइन एक तो कॉमन आ रही है, y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन कॉमन आ रही है, एक तो ये चीज़, ठीक है। उसके बाद और चीज़ पर गौर करो। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि x 4 से कम है, ठीक है, x 4 से कम है। और ये भी लिखा हुआ है कि x -4 से कम है, तो जो वैल्यू -4 से कम होगी वो ऑटोमेटिकली 4 से कम भी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है, इस लाइन पर जो x की वैल्यू है -4 से कम वाली, वो ऑटोमेटिकली 4 से भी कम हो जाएंगी, ठीक। तो ये जो हमारे पास में x की वैल्यू है, जिसमें ये बोल रखा है कि x की वैल्यू -4 से कम है और दूसरा y की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। दिखने में तो कोई रीजन हम लोगों को कॉमन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड वाला, ये हमारा आंसर रहेगा। इसमें y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये वाली लाइन, और x की वैल्यू -4 से कम है। हाँ, यहाँ से लेकर ये जितनी भी x की वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी x की वैल्यू, भाई x की वैल्यू तो x एक्सिस पर ही है ना, ऊपर और नीचे क्यों सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो थर्ड वाला हमारा आंसर सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर r ग्रेटर देन 0 fr इज द रेशो ऑफ पेरीमीटर टू द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r, देन f1 प्लस f2 इज इक्वल टू वाट। तो भाई सीधे सीधे रेशो निकाल लो। तो fr क्या दे रखा है, 2πr डिवाइडेड बाई πr स्क्वायर। तो ये सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2 डिवाइडेड बाई r। तो f1 क्या हो जाएगा, r की जगह पर 1 रख दो, ये रख दिया। f2 क्या हो जाएगा, r की जगह पर 2 रख दो, ये रख दिया। सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो ये थर्ड वाला हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ fx इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 प्लस एक्स, देन fx इंटू fy इंटू fz इज इक्वल टू वाट। और उसके बाद हम लोगों को फंक्शन के फॉर्म में ये आंसर दे रखे हैं। तो ठीक है, ट्राई करते हैं। fx इंटू fy इंटू fz निकालते हैं। x की जगह पर x, तो ये तो है ही, x की जगह पर y रख देते हैं, फिर x की जगह पर z रख देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर पावर्स को सम कर सकते हैं। तो हमारे पास में आएगा 3 टू द पावर 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस जेड। इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3 टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3। अब हम लोग यहाँ पर भी निगाह रखे हुए हैं कि आंसर्स कैसे लिखे हुए हैं, तो हम लोग ऑटोमेटिकली इसमें से क्या करते हैं, 1 को अलग कर देते हैं, ठीक है। और 1 को अलग करके यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इनपुट क्या है, x है, 1 के बाद में जो आ रहा है वो हमारा इनपुट है। तो बस यहाँ पर भी तो ये लिखे हुए ये सब इनपुट ही तो हैं। तो इनसे मैच कराने के लिए हम लोगों ने इस 1 को छोड़ दिया और बाकी को इस तरीके से लिख दिया। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, इस इनपुट के हिसाब से f ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। तो थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स डोमेन और रेंज से रिलेटेड है, ठीक है। अब डोमेन और रेंज के मतलब ये होता है कि हम लोग x की वैल्यूज़ पता करेंगे या सेट ऑफ x पता करेंगे, जो इनपुट्स होते हैं वो, और उनके हिसाब से जो आउटपुट वैल्यूज़ मिल रही होती है, मतलब y की वैल्यूज़ या फिर बोल दो fx की वैल्यूज़, उनको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है।
अब इसके अंदर जो हम लोगों को पूछ रखा है वो कुछ इन चीज़ों से रिलेटेड पूछ रखा है। एक तो दो फैक्टर्स लिखे हुए और उनका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है, और दूसरा दो फैक्टर्स लिखे हुए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन या उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। तो ये तो हम लोगों ने वैसे पहले सीख रखा है, लेकिन फिर से इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले वाला है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0, और यहाँ पर a b से छोटा है। तो जब लेस देन 0 वाला साइन होता है तो उस केस में हम लोग ये बोलते हैं कि x की वैल्यू a और b के बीच में है। लेकिन जब इसका उल्टा है, मतलब ग्रेटर देन वाला साइन है, तब हम लोग ये बोलते हैं कि x की वैल्यू इनके बीच में नहीं है, इनके दोनों तरफ होगी, यानी कि x की वैल्यू a से कम या b से ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में ये लंबा लाइन है, यहाँ पर कोई वैल्यू है a और यहाँ पर कोई वैल्यू है b, ठीक है। तो a b से छोटा है, हाँ भाई a लेफ्ट में लिखा हुआ है तो ये b से छोटा है, ये यहाँ से नज़र आ रहा है। तो जो पहला वाला पार्ट है लेस देन 0, इसका मतलब ये होता है कि जो x की वैल्यू है वो a और b के बीच में, और जो दूसरा वाला पार्ट है ग्रेटर देन 0 वाला, उसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू a से छोटी है या फिर b से बड़ी है। तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि x की वैल्यू लेस देन a है या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन b है, ये इनके मीनिंग है, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जो इस तरीके से लिखे हुए हैं। यहाँ पर जब हम लोग डोमेन निकाल रहे हैं, मतलब x की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, तो उनको कैसे सोचते हैं। जब 1/fx लिखा है तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग लिख लेते हैं कि fx should not be equal to 0। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू पता कर लेते हैं कि कहाँ पर ये 0 है, और उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं डोमेन में से, ठीक है, या बोल दो रियल वैल्यूज़ में से। नेक्स्ट हमारे पास में y इज इक्वल टू रूट एफ एक्स। अब रूट के अंदर कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 होगी तो चलेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 1/√f(x), इसके अंदर रूट भी आ गया है और डिनोमिनेटर में भी क्वांटिटी आ गई है, तो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए और रूट वाली क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू हम लोग मानेंगे कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0। भाई ऊपर वाले में तो इक्वल टू 0 भी माना था, क्योंकि वो खाली न्यूमरेटर में लिखा हुआ था। अब ये डिनोमिनेटर में लिखा है तो इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, खाली ग्रेटर देन 0 चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में y इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। तो एफ एक्स से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली जी एक्स से प्रॉब्लम है कि जो जी एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो बस एक ही कंसिडरेशन रहेगा यहाँ पर, और उसी के लिए हम लोग सोल्व करेंगे कि जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट है y इक्वल टू रूट एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब रूट के अंदर पूरी क्वांटिटी दे रखी है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ये जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए एक। तो दूसरा यहाँ पर डिनोमिनेटर में जी एक्स भी लिखा हुआ है, तो ये जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू है वो हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब दो फंक्शंस आ जाते हैं और दोनों फंक्शंस की अलग अलग कंडीशन होती है, जैसे एक ही कंडीशन और एक ही कंडीशन, दोनों कंडीशन को अलग अलग निकालो और फिर उन दोनों का कॉमन आंसर यहाँ पर हम लोगों को बोलना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है y इक्वल टू log a बेस b। तो जब कभी ऐसा लिखा होता है तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये log वाला फंक्शन तब वैलिड होता है जब a की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, मतलब a पॉजिटिव है, b की वैल्यू भी 0 से ज़्यादा है, मतलब b पॉजिटिव है, लेकिन b 1 नहीं हो सकता है, a 1 हो सकता है। ये वाला a जो है ये 1 हो सकता है, ठीक है, log 1 0 होता है ना, लेकिन b 1 नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन हम लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोगों को एल्जेब्रिक फंक्शंस के अंदर रेंज पूछता है तो क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स लिखना है, वहाँ से x निकालना है, मतलब x की इक्वेशन डेवलप करनी है और उसमें b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रियल x और रियल y की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये भी ध्यान रखना है कि जो फंक्शन दे रखा है वहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। हालांकि जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर हम लोगों को ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में NCR और NPR, याद करो ये कहाँ पर आते हैं, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जब इनके बारे में कुछ लिखा है तो इनके बारे में ये ध्यान रखना है कि R जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब R कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, N की वैल्यू R की वैल्यू से कम नहीं हो सकती, N इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू R। और ये जो N और R है ये दोनों के दोनों वोल नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 वगैरह ही होते हैं, डेसिमल में इनकी वैल्यूज अलाउड नहीं होती, और इनके बेसिस पर हम लोग बताते हैं कि N क्या है, R क्या है। नेक्स्ट हमारे पास में पीरियोडिक फंक्शंस हैं, इनका टाइम पीरियड हम लोगों को पूछ रखा है। तो जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं ये एक टाइम के बाद में या एक फिक्स टाइम के बाद में इनकी वैल्यूज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि बहुत सारे तरह के टाइम पीरियड्स हमारे पास में पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पर केवल प्रिंसिपल टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं या सबसे छोटे टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं जिसके बाद वो फंक्शन चेंज हो रहा होता है, उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो हम साइन कोस
कोसेक सेक, ये सब पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, जबकि टेन और कोट इनका टाइम पीरियड होता है पाई। ये दो चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन पर हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रखा है। अब देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, जैसे साइन कोस वगैरह का टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि 2 पाई के बाद में फिर से वही वैल्यू आने वाली है। ठीक है, अब 2 पाई क्या है टाइम पीरियड, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन ऑफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। तो किसी तरीके से हम लोग मान लो फंक्शन का टाइम पीरियड नहीं पता कर पा रहे, तो इस चीज़ को हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स वापस से मिलता है कि नहीं मिलता है। एफ एक्स में एक्स की जगह पर एक्स प्लस टी रख के देख लो, वापस से एफ एक्स मिल जाता है तो वो अपना टाइम पीरियड हो सकता है। इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पर समझना है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट पर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा हुआ है। इस वाले कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे पास में कोई फंक्शन है और उसमें एक्स के साथ में ए मल्टीप्लाई हो गया आ रहा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये हो जाएगा टी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसका टाइम पीरियड हमारे पास में कितना है टी है, लेकिन अब हम लोगों को क्या लिख के दे दिया एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा टी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए ना। एक्स के साथ में ए मल्टीप्लाई हो क्या आ रखा है, ये ए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव से डिवाइड करना है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। जैसे साइन 2x है तो साइन x का टाइम पीरियड तो कितना है 2 पाई, तो 2 पाई में किससे डिवाइड कर देंगे 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास में कितना आएगा पाई, यानी कि साइन 2 पाई का जो टाइम पीरियड है या फंडामेंटल टाइम पीरियड, FTP का मतलब होता है फंडामेंटल टाइम पीरियड, वो कितना हो जाएगा पाई। इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स का हम लोगों को ध्यान रखना है, इसका पाई होता है, और मॉडुलस साइन एक्स का हम लोगों को ध्यान रखना है, इसका भी पाई होता है। ये दो चीज़ें याद कर लो। ठीक है, हम लोग उनके कॉन्सेप्ट पर नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। इस पर हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रखा है। हमारे पास में दो फंक्शन हैं एफ एक्स और जी एक्स, ये प्लस माइनस होकर आ रखे हैं, तो दोनों के अलग अलग टाइम पीरियड देख लो, फिर उनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, जो उनका एलसीएम आएगा वो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट हम लोगों को एफ इनवर्स निकालने के लिए बोल रखा है। ये नहीं पूछ रखा है कि एफ इनवर्स है कि नहीं है, खाली ये पूछ रखा है कि एफ इनवर्स फाइंड आउट करो। तो क्या करते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं वाई की टर्म्स में, और बाद में जो हमारे पास में इक्वेशन आती है, मतलब एक्स की इक्वेशन वाई की टर्म्स में, उसमें वाई की जगह पर एक्स रख देते हैं, तो हमारे को एफ इनवर्स एक्स मिल जाता है। हम लोग इसको देखेंगे। अब कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन कब होता है, जब वो 1/1 टाइप का होता है, तब वो फंक्शन इनवर्स टाइप का होता है। ठीक है, उसका इन्वर्स पॉसिबल है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पूछा हुआ है। अब हम लोग इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं कि पिछले 3 साल में कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रखे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स इज एनी रियल नंबर देन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है, इसका आंसर क्या है, मतलब रेंज पूछा है इसका। ठीक है, तो दिखते ही हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स टू द पावर 4 पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, तो जो इसका आंसर आएगा वो कम से कम पॉजिटिव आने वाला है। अब ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शंस में हाँ पॉजिटिव ही दे रखे हैं, तो अब उसके आगे सोचते हैं भाई क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता। तो जैसे मैंने बताया था वैसे हम लोग इसको पहले y इक्वल टू रख देते हैं, y इक्वल टू रख दिया। अब उसके बाद हम लोग इसको ट्राई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्योंकि इक्वेशन एक्स स्क्वायर की टर्म में बन रही है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ये आएगा 1 प्लस माइनस √1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। अब ये रियल तब पॉसिबल है जब 1 माइनस 4y स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने के लिए हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, या इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन वाला जो साइन है ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसमें से 4 से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाता है। अब इसके फैक्टर्स हम लोग कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा y माइनस 1/2 इंटू वाई प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स में से एक से हम लोग को 1/2 मिलेगा, एक से हमको माइनस 1/2 मिलेगा। माइनस 1/2 छोटा है और लेस देन का साइन है, इसका मतलब है जो y की वैल्यू है इन दोनों के बीच में होगी, यानी कि y की वैल्यू माइनस 1/2 से लेकर प्लस 1/2 के बीच में कहीं पर रहेगी, और इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर सोचते हैं कि जब कभी ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास में बन जाता है और यहाँ पे बटे में y आ रहा होता है, तो सोचते हैं कि ये y 0 होगा तब क्या चांसेस है। ठीक है, तो
वाई 0 होता है तो हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर वाई इक्वल टू 0 रख देते हैं, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ तो x इक्वल टू 0 आता है, यानी कि y इक्वल टू जब हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं तो x हम लोगों को रियल मिल रहा है, इसका मतलब y इक्वल टू 0 इज अलाउड। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी है। ऐसा नहीं है कि बटे में कुछ लिखा है या जैसे यहाँ पर बटे में y आ गया तो ऐसा नहीं सोचना है कि y 0 नहीं हो सकता, y 0 हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखना है। तो ओरिजिनल तो ये था, यहाँ पे रख के देख लिया तो पता चलेगा कि हाँ y 0 अलाउड है, क्योंकि x का जो आंसर है वो 0 आ रहा है और x इज़ रियल। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि x इक्वल टू 0 मान लो यहाँ पर रख भी देते हैं, है ना, तो रखो देखें तो हमारे पास में y इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 रखने पर हम लोगों को y इक्वल टू 0 मिल रहा है। अब उसके बाद में देखो, मैंने पहले भी बोला था कि ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स टू दी पावर 4 भी पॉजिटिव है, तो इसका पूरा आंसर जो है नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। यानी कि जब ये हमारे पास में आंसर आ रहे हैं और यहाँ पर -1/2 मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है और यहाँ पर 1/2 मिल रहा है, तो ये नेगेटिव वाली वैल्यूज़ तो डिलीट हो गई, ये तो हम लोगों को चाहिए ही नहीं। तो हमारा आंसर तो 0 और 1/2 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि y जो है वो 0 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, ठीक है, और पॉजिटिव हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। ये नहीं पूछा है कि इसकी रेंज क्या है, इसकी वैल्यू इनमें से कौन से इंटरवल के अंदर हो सकती है, ये पूछा है। ठीक, तो हम लोग एक और चीज़ पर यहाँ पर गौर करेंगे कि ये हमारा आंसर तो हो सकता है और ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके हिसाब से। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को क्या लिख के दे रखा है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी x की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू तो इससे कम ही होनी है, क्योंकि इसमें 1 प्लस हो रहा है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा, यानी कि एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 से छोटा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो क्वांटिटी हमारे पास में है ये 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 के इक्वल हो ही नहीं सकती है। ये बात समझ में आई। अब देखो हमारे पास में कंडीशंस क्या क्या हो गई कि एक तो y की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है, और y की वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में होनी चाहिए। तो जो वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में वो ऑटोमेटिकली 1 से कम है ही। तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि y की वैल्यू 0 से लेकर 1/2 के बीच में है, ठीक है, और 1/2 शामिल है। तो अब हम लोग इन ऑप्शंस को देखते हैं। पहले वाले ऑप्शन में लिखा है कि y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में 0 शामिल नहीं है, भाई इसमें तो 0 शामिल है। अब इसके जैसा ये आंसर हमारे पास में कि इसमें 0 शामिल है और 1 भी शामिल है, ठीक है, तो हम लोगों को यही तो बोला है कि बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, यानी कि ये जो हमारा पूरा आंसर है ये इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन सब चारों ऑप्शंस में से फोर्थ वाला ऑप्शन ही ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि बाकी वाले ऑप्शन में 0 को देखो यहाँ पे डिलीट कर रखा है ना, और यहाँ पे सब कुछ शामिल हो गया, तो बस फोर्थ ही हमारा आंसर माना जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इज वाट। अब रूट के अंदर हम लोगों को कोई क्वांटिटी दे देता है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब इसको सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पर x के आगे माइनस आया है, तो हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं और उसको इस तरीके से लिख देते हैं। ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कुछ ऐसे था, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें ये देखो x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, फिर आंसर को हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। अब ये जो माइनस है इसको हटाने के लिए इस पूरी इनइक्वालिटी को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा करने पर ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक तो 2 और 3। 2 छोटा है तो नंबर लाइन में हम लोगों ने 2 बना लिया पहले, फिर 3 बना लिया। जब लेस देन आ गया है तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी, और क्योंकि इक्वल टू भी आया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट यूज कर लेंगे, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, एक्स इज नॉट इक्वल टू -2, देन व्हाट इज एफ इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। एक्स इज नॉट इक्वल टू -2 का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग एक्स की जगह -2 नहीं रख सकते, तो अच्छी बात है, अपोन में 0 नहीं होना चाहिए। अब एफ इनवर्स एक्स हम लोगों को निकालना है, तो क्या करना है,
वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 रख देना है, इसको सोल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये बन जाएगा। सोल्व करते करते एक्स हमारे पास में आएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। अब ये जो आया ना, इसके अंदर y की जगह पर x रख देना है। कहाँ पर? ये जो RHS वाला पार्ट है इसके अंदर। तो जो हमारे पास में आएगा वो f इनवर्स x बन जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो ये फोर्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 डिफाइंस ए फंक्शन ऑन R, देन व्हाट इज इट्स डोमेन। ठीक है, फंक्शन ऑन R का मतलब ये हो गया कि इनपुट और आउटपुट दोनों किस में से आएंगे? R में से आएंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो हम लोगों को इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ ज़रा। एक तो ये जो x माइनस 4 है ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पोन में आ रखा है। दूसरा, ये जो x माइनस 1 है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रूट के अंदर आ रखा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चलेगा कि x 4 के इक्वल नहीं है और यहाँ से पता चलेगा 1 को इस साइड लेके चले जाओ, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास में 1 है, ये हमारे पास में 4 है। तो इस वाले के हिसाब से तो x की वैल्यू 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब इस 4 को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा हम लोग को। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ये वाला बन जाएगा कि x की वैल्यू 1 से 4 तक है, 4 को छोड़ेंगे उसके बाद में 4 से इन्फाइनाइट तक है। तो जो आंसर बनेगा वो ये हो जाएगा कि 1 शामिल है, 4 शामिल नहीं है और उसके बाद में 4 शामिल नहीं है और इन्फिनिटी तक आंसर आ रहा है। बस यही हमारा आंसर है, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलो। क्या बोल रखा है? कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स। जी एक्स हम लोगों को दे दिया साइन एक्स बाई 4, एच एक्स हम लोगों को दे दिया कोस 4x अपॉन 5। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द फंक्शन जी एक्स। तो खाली इसके बारे में ये हम लोगों को सोचना है। तो बहुत सिंपल है, साइन हम लोगों को ये जो मेन फंक्शन दे रखा है तो साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई। तो जब साइन ए एक्स लिखा जाएगा तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई ए क्या है जो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर ए के जगह पर क्या आ रखा है? 1/4 आ रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ए की जगह पर 1/4 लिख देते हैं, ये लिख दिया। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में जी एक्स का जो पीरियड आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 पाई। तो ये फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एच एक्स। एच एक्स हम लोगों को दे रखा है कोस 4/5 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो कोस एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। तो कोस ए एक्स का कितना हो जाएगा? ए से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 4/5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू पाई। तो ये थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। टोटल एफ एक्स का पूछा है तो एफ एक्स क्या था? जी एक्स प्लस एच एक्स। ठीक है, तो जी एक्स का जो टाइम पीरियड था वो 8 पाई था और एच एक्स का आया 5/2 इंटू पाई। दो अलग अलग फंक्शन हम लोगों को लिख के दे रखे और हम लोग को एफ एक्स का टाइम पीरियड निकालना है। तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 8 पाई एंड 5/2 पाई। अब पाई तो दोनों में कॉमन आ रहा है तो अल्टीमेटली हम लोगों को 8 और 5/2 का एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों को 9/10 वाला कॉन्सेप्ट काम में लेना पड़ेगा। इसको कैसे निकालते हैं? यहाँ पर हम लोगों को कुछ फ्रैक्शन दे रखा है ना, तो ऊपर वाले का तो हम लोग एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाता है 20 पाई। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों को पूछ रखे हैं वो ये है इवन एंड ओड फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब ये हो जाता है कि x की जगह पर -x रखेंगे तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता। ये इवन फंक्शन का मतलब हो गया। तो उसको हम लोग कैसे बोलते हैं कि f ऑफ -x इज इक्वल टू fx। ठीक है, और इसी तरीके से ओड में क्या होता है कि जब हम लोग x की जगह पर -x रखते हैं तो माइनस बाहर आता है, मतलब माइनस को हम लोग कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं और वो बन जाता है कि fx इज इक्वल टू -fx। तब हम लोग उसको ओड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, इस fx को लेफ्ट साइड में लेके जाओ और इसको इस तरीके से लिख दो कि f ऑफ -x माइनस fx इज इक्वल टू 0। तब हम लोग उसको इवन फंक्शन बोलेंगे। ऐसे ही इसमें इस fx को उधर लेके चले जाओ तो हमारे पास में आएगा f ऑफ -x प्लस fx इज इक्वल टू 0। तब हम लोग उसको ओड फंक्शन बोलेंगे। अब हम लोग को ये चीज़ याद रखनी है, न कि ऊपर वाली चीज़, क्योंकि ये
ज़्यादातर केस में हमारे से सोल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें से माइनस कॉमन लेना इतना इजीली पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पर ये चेक करना भारी पड़ जाता है। तो ये अप्रोच रखना ज़्यादा सही है, इसमें हमारे क्वेश्चंस के सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 है तो इवन फंक्शन है, और एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0 है तो ऑड फंक्शन है। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एन इवन फंक्शन, एन ऑड फंक्शन, बोथ इवन एंड ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एल एन आ गया ना, जहाँ पर लोग आता है वहाँ पर ये दिक्कत हो जाया करती है। तो हम लोग चलो ट्राई करते हैं। ठीक, अब हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं। यहाँ पर एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस आ जाएगा, तो ये हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया। अब देखो, तो जब हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो कुछ समझ नहीं आ पाएगा कि ये और ये कैसे इक्वल है या नहीं है। तो अब उस चीज़ से बचने के लिए, जैसा मैंने कहा था, हम लोग मेरे वाले मेथड को काम में लेंगे। इस एफ एक्स को लेफ्ट साइड में लेके चले आएंगे और बोलेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है। तो इसको हम लोग करते हैं। ये हमारे पास में एफ ऑफ माइनस एक्स है, ये वाला, और ये हमारे पास में एफ एक्स है। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा log m अपॉन n वाला फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा log रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये तो 0 हुआ नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देते हैं। हम लोग दूसरी चीज़ पे जाते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, वो ऑड वाला। ये करने की जगह पर, क्योंकि माइनस वगैरह तो हम लोग यहाँ से कॉमन वॉमन लेके एकदम से जज नहीं कर पा रहे ना, तो क्या करते हैं कि इस एफ एक्स को लेफ्ट साइड में लेके चले आते हैं और लिख देते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका एल एच एस हम लोग ट्राई करते हैं, जो मैंने तुम्हें बोला था। तो एल एच एस इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा log m प्लस log n वाला फॉर्मूला, यानी कि log m इंटू एन। अब इसके अंदर हम लोग इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो log 1 आएगा, और log 1 0 होता है। इसका मतलब ये करेक्ट है ना। तो हम लोग को यहाँ पर सीधे सीधे बोल देना है इसके बेसिस पर कि ये फंक्शन एक ओड फंक्शन है। आई बात समझ में? ये एकदम से हम लोग यहाँ से जज नहीं कर पा रहे हैं, इस जगह से जज नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग वाले क्वेश्चन खास तौर से इस वाले मेथड से ज़्यादा आसानी से सोल्व आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा कि फंक्शन ओड फंक्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स क्यूब इज इवन ओड। जैसा पहले किया था वैसे ही कुछ है, तो ट्राई करते हैं। देखें, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, तो ये एक्स की जगह पर माइनस एक्स लिख दिया। मॉड्यूलस में माइनस रखने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो मॉड्यूलस एक्स ही रहना है। यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो उसका माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स करते हैं, तो हमारे पास में आया एक्स इंटू मॉड्यूलस एक्स, और नेक्स्ट टाइम माइनस करके लिखते हैं तो ये आएगा 2x क्यूब। ठीक है, ये दोनों ही 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो ना तो इवन है ना ओड है। तो ये फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ओड। ठीक है, उस फंक्शन को ढूंढना है जो न तो इवन है ना ओड है। ठीक है भाई, तो हम लोग ट्राई करते हैं। इसको पहले देख लेते हैं फिर ही। मॉड्यूलस एक्स लिखा हुआ है, इसमें एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो ये प्लस एक्स ही हो जाएगा, तो ये तो इवन है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो का वही फंक्शन रहेगा, यानी कि ये इवन फंक्शन है। इसको देख लेते हैं, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स, इसमें एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं या फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये ओड फंक्शन है। तो यही बचा, यही नाइदर इवन नॉर ओड होगा। एक बार तुम लोग प्रैक्टिस के लिए ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में है फंक्शन ऑफ फंक्शन, या फिर बोल दो कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम लोगों को पूछ रखी है, एक तो एफ ऑफ जी और एक जी ऑफ एफ। एफ ऑफ जी का क्या मतलब होता है अभी? एफ ऑफ जी का मतलब है एफ के अंदर जी एक्स लिख दो, और जी ऑफ एफ का क्या मतलब होता है? जी के अंदर एफ एक्स लिख दो। ठीक है, अब ये वर्क कैसे कर रहा है देखो। एफ ऑफ जी एक्स को हम लोग बात करते हैं, इसमें एक्स पहले किसके अंदर जाएगा? जी के अंदर, तो एक्स पहले जी के अंदर गया यहाँ पर, उससे हम लोगों को जी एक्स आंसर मिल गया। अब ये जी एक्स किसके अंदर जा रहा है? एफ के अंदर, एफ के अंदर गया। उसके बाद हम लोगों को आंसर मिलेगा एफ ऑफ जी एक्स। इसको हम लोग सीधी लाइन में बनाते हैं। देखो, ये एक्स जी में लिख दिया हम लोगों ने, उससे हम लोगों को जी एक्स मिल जाएगा। फिर ये जी एक्स किस में लिखा जाएगा? एफ के अंदर, तो उससे हम लोगों को एफ ऑफ जी एक्स मिलेगा। ये बात समझ में? इसके लिए ट्राई करते हैं जी ऑफ एफ एक्स के लिए। इसमें
एक्स पहले एफ एक्स में लिखा जाएगा, यानी कि एक्स एफ में गया, उससे हम लोगों को एफ एक्स मिल गया। फिर इसके आंसर को हम लोगों ने जी में लिख दिया, उससे हम लोगों को जी ऑफ एफ एक्स मिल गया। स्ट्रेट लाइन में समझते हैं, एक्स को एफ में डाला, उससे एफ एक्स मिला, उसको जी में डाला, उससे हम लोगों को जी ऑफ एफ एक्स मिल गया। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को समझ के रखनी है कि ये वर्क कैसे कर रहा है और ये आंसर कैसे आ रहा है। बस ये कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है, बहुत सिंपल है। ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम लोगों को कोई क्वेश्चन कभी नहीं पूछ रखा, तो हम लोगों को उसके एग्जिस्टेंस पर ध्यान ही नहीं देना है, खाली अप्लाई करना है और आंसर बताना है। ठीक, अब एक और चीज़ हम लोगों को पूछ रखी है, 3 बार फंक्शन एफ ऑफ 1। अब इसका क्या मतलब है, तो पहले इस वाले एफ को इस वाले एफ में डाल दो, फिर उसके आंसर को इस वाले एफ में डाल दो, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, पहले F1 है अंदर, फिर उसके बाद में इसका आंसर दूसरे वाले एफ में चला गया, फिर उसका आंसर तीसरे वाले एफ में चला गया। इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर रहे होते हैं। अब देखते हैं इस पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों को पूछे हुए हैं। हमारा क्वेश्चन है, लेट f -6, 6 टू r बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3, कंसिडर द फॉलोइंग। फिर ये 2 चीज़ें हम लोगों को लिख के दे दी है, इसमें 3 बार फंक्शन दे रखे हैं। देन विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं क्या, एक करेक्ट है क्या, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो पहले हम लोग यहाँ पर देखो एफ ऑफ एफ तो दोनों में निकालना ही पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ एफ चाहिए ही सही, तो एफ ऑफ एफ का क्या मतलब है, एफ के अंदर एफ लिख दो। एफ क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर -3, तो इस x की जगह पर हम लोग फिर से एक्स स्क्वायर -3 लिख देंगे, तो ये हमारे पास में हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर -3। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को एफ ऑफ एफ 0 बोल रखा है, तो इसके अंदर हम लोग पहले सोल्व नहीं करेंगे, इसमें x = 0 रख देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे सोल्व करने वाली झंझट है नहीं एक्चुअली। इसकी जगह पर 0 रखते हैं, ये हट जाएगा, 3 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा, 9 - 3 यानी कि 6। तो ये जो हमारे पास में एफ ऑफ एफ 0 है, इसका आंसर कितना आ गया, 6। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोगों को एफ ऑफ एफ की ज़रूरत है, तो एफ ऑफ एफ मतलब ये किस में चला जाएगा, एफ के अंदर, यानी कि इस एक्स की जगह पर ये हम लोगों को पूरा लिख देना है। ये हम लोगों ने इसको लिख दिया, कैपिटल ब्रैकेट यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में हम लोगों को क्या चाहिए, एफ ऑफ एफ 1 चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग एक्स की जगह पर 1 रख देते हैं, तो 1 स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। फिर -3 है, तो ये बनेगा हमारे पास में -2। ठीक है, फिर उसका हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4। फिर उसके बाद -3 है, -3 यहाँ बचेगा 1। फिर से हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर -3 यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा -2। ठीक है, अब देखो ये आंसर -2 आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है -2। अब यहाँ पर देखो, इधर x की जगह पर क्या रखना है, -1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में x की जगह पर -1 रखेंगे, तो वो तो फिर से 1 ही होना है ना, यानी कि जो LHS है इधर, इसका आंसर भी कितना आएगा, -2। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला करेक्ट है, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सेकंड को गौर कर लेते हैं। अब जब ये दोनों इक्वल हैं, तो देखो यहाँ पर इसमें से -4 राइट वाला हो रहा है, तो हमारे पास में क्या बचेगा, एक्चुअली -3 बचेगा। ये दोनों तो सेम है ना, पहले वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हम लोग को सेकंड में यहाँ पर LHS ट्राई करने के लिए क्या ट्राई करना पड़ेगा, केवल ये -3 एफ ऑफ एफ 1 ये ट्राई करना है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। ये हमारे पास में -2 आ रहा था, ये रहा -2, तो -3 × -2 कितना हो जाएगा, 6। और RHS में क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर नहीं लिखा होता तो हम लोगों को पूरा डिटेल में इसको सोल्व करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स = px + q और gx = mx + n, देन f of gx = g of fx is equivalent to what। तो बस ये निकालो और इक्वल रख दो। तो f of gx के अंदर gx की वैल्यू रख दो, gx कितना था, mx + n, ये यहाँ पे रख दिया। और g of fx में fx रख दो, fx कितना था, px + q, ये रख दिया। ठीक है, रख देते हैं। तो f यानी कि ये p के बाद में जो x आ रहा है, इसकी जगह पर हमको mx + n रखना है, ये रख दिया यहाँ पर, साथ में बाद में +q आएगा ये वाला। इसी तरीके से यहाँ पर इस x की जगह पर px + q रख देते हैं, और बाद में ये n आएगा, ये आ गया। अब इन ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं, तो हमारे पास में ये लाइन आ जाती है। इसके अंदर देखो कुछ चीज़ कैंसिल होते हुए नज़र आ रहा है, ये MPx और MPx कैंसिल होते हुए नज़र आ रहा है, को हटा दो, तो हमारे पास में आंसर बनेगा, वो क्या हो जाएगा, Pn + Q = Qm + n। तो अब ये किसके इक्वल है, ये P और
क्यू के अंदर x की जगह पर n लिखाई में आ गया तो ये क्या बन जाएगा fn। और इसी तरीके से mx प्लस n में x की जगह पर q लिख देंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा gq। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, ये थर्ड वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 4x प्लस एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x क्यूब और gx इज इक्वल टू दे रखा है log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ g e माइनस 1 अपॉन e प्लस 1। ठीक है, तो f ऑफ g का मतलब क्या हो जाएगा, f के अंदर gx आएगा, तो f में जहाँ जहाँ x है उस x की जगह पर ये g की वैल्यू लिख दो। g क्या था, log, लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू log, फिर log टू दी पावर 4, फिर हो जाएगा 1 प्लस 4 log क्यूब। इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब के अंदर log में 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहले सोल्व कर लेते हैं। ये रहा हमारा 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स। ठीक है, x की जगह पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, e माइनस 1 डिवाइडेड बाई e प्लस 1, तो यहाँ पर हम लोग इसको रख देते हैं और सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है e, यानी कि इन सब लोग के अंदर, ये सब लोग के अंदर क्या लिखना है हम लोगों को, e। अब ये सब नेचुरल लोग हैं, नेचुरल लोग में log e बेस e इक्वल टू 1 होता है। अब हम लोगों को अल्टीमेटली करना क्या है कि ये जो ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट की जगह पर 1 लिखना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 इंटू 1, फिर 1 टू द पावर 4, फिर 1 प्लस 4 1 क्यूब। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर कितना हो जाएगा 1, तो सेकेंड हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलो। fx इज इक्वल टू कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, gx हम लोगों को लिख के दे रखा है। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन g ऑफ fx इज इक्वल टू 0। g ऑफ fx का मतलब g के अंदर fx लिख दो, तो ये हमारा g था, इसमें x की जगह पर ये fx लिख दिया। fx ये था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट ओपन किया तो ये हमारे पास में आया, और यहाँ से हमारे पास में x की 2 वैल्यू आ रही है -1 और -1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है भाई। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। f ऑफ gx इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, g ऑफ gx इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है कि एक करेक्ट है। ठीक है भाई, ये fx हम लोगों ने लिखा, ये gx हम लोगों ने लिखा, ये f ऑफ gx हम लोगों ने निकाला और सोल्व किया, तो यहाँ पर जो x की मैक्सिमम पावर आ रही है वो 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री की इक्वेशन है, 2 की। तो f ऑफ gx इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, लेकिन यहाँ तो 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या लिखा है, g ऑफ gx, तो g ऑफ gx सोल्व करते हैं। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 1 डिग्री का, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 2, इसका मतलब ये भी गलत है, तो दोनों ही गलत है। इसका मतलब फोर्थ हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है hx इज इक्वल टू 5fx माइनस एक्स जी एक्स, देन व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ hx। तो पहले hx निकालो, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये fx है, ये gx है, यहाँ पर हम लोग रख देते हैं और hx निकालते हैं, तो ये आता है -20x माइनस 25। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0 हो जाने वाला है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, कितना आएगा -20, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 2 आइटम्स दैट फॉलो। fx दे रखा है, gx दे रखा है और hx दे रखा है। फॉर x इज इक्वल टू रूट पाई डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h ऑफ g ऑफ f x। तो पहले हम लोगों को g ऑफ f निकालना पड़ेगा, फिर इसके आंसर को h में रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है भाई, तो हम लोग पहले g ऑफ f निकालते हैं। g के अंदर fx लिख देते हैं, fx कितना दे रखा है, x स्क्वायर, तो g में यहाँ पर हम लोगों को x स्क्वायर लिखना है, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को h के अंदर लिखना है, तो ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f। अब h में यहाँ पर वैल्यू लिखनी है और g ऑफ f की वैल्यू कितनी है, 10x स्क्वायर, तो इस वाले x की जगह पर हम लोग 10x स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा log ऑफ 10 ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कहाँ पर वैल्यू निकालनी है, रूट पाई अपॉन 2 पर, तो इस वाली x की जगह पर रूट पाई अपॉन 2 रख देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा π/4, 10π/4 कितना होता है, 1 होता है, और log 1 कितना होता है, 0, तो ये हमारा आंसर होता है। अब इसी में हम लोगों को पूछा है f ऑफ f2, तो पहले f ऑफ f निकालना है, फिर उसमें 2 रखना है। तो fx कितना दे रखा है, x स्क्वायर, इसके लिए पहले f ऑफ f निकालना पड़ेगा। f ऑफ f का मतलब है f ऑफ fx। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पर x स्क्वायर लिखना है, तो लिख देते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 4। अब ये जो वैल्यू है किस में लिखेंगे, फिर से f में लिखेंगे, यानी कि f ऑफ x टू दी पावर 4, यानी कि x टू दी पावर 4 उसका स्क्वायर, तो x टू दी पावर 8। अब इसमें हम लोगों को क्या लिखना भाई,
2 लिखना है तो 2 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 8, तो कितना हो जाएगा 256। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लॉगरिथम पे बेस्ड हम लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व भी किए हैं, है ना। लॉगरिथम में क्या होता है कि हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, log ऑफ a बेस b इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हम लोगों को a निकालना है, तो b को इधर लेके चले जाओ और लिख दो a इज इक्वल टू b टू द पावर c। अब ये फंक्शन वैलिड तब होता है जब a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है और b 1 के इक्वल नहीं है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है ना। अब देखो log के ग्राफ कैसे होते हैं, एक तो ये वाला ग्राफ होता है और एक ये वाला ग्राफ होता है। हम लोग ज़्यादातर ये ग्राफ ही पढ़ा करते हैं क्योंकि ये होता है y इज इक्वल टू log x बेस a, और इसमें जो a माना आता है बेस, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे बेस को b लिखा था और यहाँ पे मैंने बेस को a लिख दिया क्योंकि यही इन जनरल यूज़ किया था इसलिए। तो ये जो a होता है यहाँ पर 1 से बड़ा होता है, उसी के लिए ये इंक्रीजिंग वाला ग्राफ यूज़ किया था। ये इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है, ठीक है। इसमें ये जो पॉइंट है ये 1,0 होता है। इस पॉइंट को हम लोगों को ध्यान रखना है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। log बेस e की बात करेगा तो e की वैल्यू 2.71 होती है, तो ये भी तो 1 से बड़ा है, यानी कि y इज इक्वल टू log x बेस e का अगर आप पूछेगा तो वो भी यही बनता है ना। तो बस ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ये इन जनरल हमारे से पूछा नहीं जाता और पूछ भी लेता है, तो ये कुछ ऐसे होता है कि जो a है ना बेस a, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तब ये ग्राफ डिक्रीजिंग होता है ना। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि ये यहाँ पर जो बेस होता है इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखो ये हमारे पास में 0 है, यहाँ पर 1 है और इधर कहीं पर इन्फिनिटी है, ठीक है। तो बेस की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा, यानी कि ये पूरी कहीं तक भी जा सकती है, 0 से लेकर 0 नहीं होना चाहिए, 0 से लेकर इन्फिनिटी। 1 को छोड़ देना है, तो हमारे पास में 2 इंटरवल हो गए, एक तो 0 से 1 के बीच में और दूसरा 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो जो 1 से लेकर इन्फिनिटी है इसको हम लोग बोलते हैं कि ग्रेटर देन 1, और जो 0 से 1 है उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो ये वाला जो रीजन है 0 से 1 वाला रीजन बेस के लिए, उसमें log डिक्रीजिंग होता है, और ये वाला जो रीजन है 1 से इन्फिनिटी तक उसके लिए log इंक्रीजिंग होता है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझ के रखनी है। इसमें से यही हम लोगों को पूछेगा, इसके चांस कम है। अब उसके बाद हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला log 1 0 होता है, यहाँ पे भी ये 0.1,0 का होता है। बाकी फॉर्मूले ज़्यादातर हम लोग को याद रहते हैं। log a इंटू बी इजिकल टू log a प्लस log b, log a अपॉन बी इजिकल टू log a माइनस log b, log a टू द पावर अल्फ़ा में पावर आगे आती है और हम इसको ऐसे लिख देते हैं अल्फ़ा log a बेस b। यदि दोनों में पावर है, ऊपर भी पावर है और बेस में भी पावर है, तो दोनों की पावर आगे आ जाएंगी। इधर अल्फ़ा आगे आ जाएगा, इसमें बीटा आगे आ जाएगा, लेकिन ये नीचे रहेगा और ये वाला ऊपर रहेगा। तो ये हमारे पास में बन जाता है अल्फ़ा अपॉन बीटा log a बेस b। को हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, log a बेस b को हम लोग उल्टा करेंगे तो ये 1 अपॉन log b बेस a हो जाएगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। log a बेस e को हम लोग नेचुरल log ऑफ a लिखते हैं, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमारा क्वेश्चन है x प्लस log 1 प्लस 2 टू द पावर x, x log 5 बेस 10, log 6 बेस 10, then x इज़ वॉट। तो वो सिंपल इक्वेशन है, बस हम लोगों को सोल्व करना है और कैलकुलेशन करते समय थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर log है, यहाँ पर log है, यहाँ पर log है, लेकिन यहाँ पर log नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर log 10 बेस 10 मान लेते हैं क्योंकि सभी लोग बेस 10 में लिख के दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको ऐसे मान लिया। अब उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस x वाली टर्म को LHS की तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये माइनस में चली जाएगी, इधर आएगी तब। तो ये हमारे पास में हो जाएगा x इंटू log 10 माइनस log 5, और ये तो था ही, ये यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये log m अपन n हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में इस x को इसकी पावर में लिख देते हैं। ये 10/5 कितना हो जाएगा 2, तो ये लिखाई में आएगा log 2 टू द पावर x, ठीक है। यहाँ पर भी 2 टू द पावर x था, ठीक है, हम लोगों को अब 2 टू द पावर x मिल गया है, ठीक। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पर log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। log m इंटू n होता है, ये हो जाएगा log 2 टू द पावर x इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर x, ठीक है। अब इधर से और इधर से हम लोग log हटा देते हैं, या बोलते हो कि एंटी log ले लेते हैं। log को log से नहीं काटते, ऐसा कुछ नहीं होता, एंटी log लेना बोलते हैं। तो फिलहाल हम लोग बोल देते हैं कि log हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी log बेस 10 है, इधर भी log बेस 10 है, ठीक है। तो हमारे पास में आएगा 2 टू द पावर x इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 6। अब इसको सोल्व करने के लिए हम लोग 2 टू द पावर x को t मान लेते हैं, तो हमारे पास में हो जाएगा t इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ब्रैकेट ओपन किया, सोल्व किया, तो हमारे पास में t की वैल्यू एक आएगी -3 और एक आएगी 2। अब t कितना था 2 टू द पावर x, यानी कि 2 टू द पावर x इज इक्वल टू -3। अब
कभी भी 2 टू द पावर कुछ रहेगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब जब कभी ऐसी इक्वेशन होती है तो उसमें हम लोगों को x इक्वल टू 1, यहाँ पर x इक्वल टू 1 आंसर आ रहा था, इसको एक बार इसमें रख के देख लेना चाहिए कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये कर रहा है, तो फिर यही हमारा कंफर्म आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/log e बेस 3, 1/log e स्क्वायर बेस 3 वगैरह वगैरह अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इज व्हाट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है, हम लोग इसमें सब के अंदर यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर e की जो पावर है इसको आगे लिख देते हैं नीचे नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पर इसमें ये 4 आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब में से 1/log e, ये रहा 1/log e, ये रहा 1/log e, इन सबको कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 1/log e बाहर आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा 1/4। इस तरीके से हमारे पास ब्रैकेट में आएगा 1 + 1/2 प्लस ये एक जीपी बन रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट टर्म्स है, तो यानी कि इनफाइनाइट जीपी वाला सम का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। ये हम लोगों ने लगा दिया। क्या होता है फॉर्मूला है a/1 - r होता है ना, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर आता है 2 log 3। ठीक है, अब ऐसा आंसर यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो 2 को 3 के ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर यानी कि log 9, और ऐसा आंसर हम लोगों को दे रखा है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 5 ln x इज व्हाट। इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पहले से ही y लिखा हुआ ही है, तो हम लोग क्योंकि जब इनवर्स निकाल रहे होते हैं तो उसको हम लोग y इज इक्वल टू f(x) करके लिखा करते हैं, तो यहाँ तो पहले से लिखा हुआ है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ से हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग दोनों साइड log ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल log लिखा हुआ है तो हम लोग नेचुरल log ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो ln y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, ये पावर हम लोग आगे लिख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा ln x इंटू ln 5, है ना। अब यहाँ से हम लोग ln x निकाल रहे हैं, तो ln 5 इसके नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास में हो जाएगा ln x इक्वल टू ln y डिवाइडेड बाई ln 5। ठीक है, अब ऐसा आंसर हम लोगों को यहाँ पे कुछ मिलता जुलता भी नज़र नहीं आ रहा, आंसर y में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/ln 5 करके अलग से लिख देते हैं, लिख दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर log है ना, तो इसको हम लोग y के ऊपर पावर में लिख देते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा जा सकता है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब इधर भी log है इधर भी log है, तो इस log से इस log को हम लोग एंटी log से हटा देते हैं, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/log 5, और y ग्रेटर देन 0 हुआ है, तो y ग्रेटर देन 0 इसलिए होगा भाई क्योंकि यहाँ पर 5 के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। भाई कोई भी नंबर के पावर a टू द पावर x जो होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात समझ में। ठीक है, तो y जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू log 1 + x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है भाई, x की जगह पर 4 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, तो रख देते हैं। ये रखा हम लोगों ने यहाँ पर, ये x की जगह पर यहाँ पे 4 लिखेंगे तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, तो ये log 1 + 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 1 लिखना है, ये 1 + 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में log 2 दे ही रखा है। ठीक है, अब इसको हम लोगों को सोल्व करना है, ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे 5 log 2 में से 1 log 2 माइनस करना है, तो 4 log 2 आएगा। अब यहाँ पर मैंने 5 को 10/2 लिख दिया, नहीं भी लिखता तो भी यहाँ पे काम चल जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं होती, पर फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो log m/n के हिसाब से log m - log n, है ना। log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। ये यहाँ से खाली 4 × 1 आएगा, तो खाली इधर 4 आएगा। इधर देखो माइनस का 4 log 2 है, इधर प्लस का 4 log 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई log 10 बेस x इज़ व्हाट। तो 10 से तो हम लोगों को कोई झंझट नहीं है, x से ही झंझट है, तो x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरा x जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। x मतलब जो बेस में लिखा है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, x ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग x इज इक्वल टू 1, तो ये 4th हमारा आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log
के अंदर लोग फिर उसके में रूट दे रखे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें सोल्व करते समय अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, पहले इस √7 को 7 टू दी पावर 1/2 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 7 और 7 टू दी पावर 1/2 कैलकुलेट होंगे तो हमारे पास में 7 टू दी पावर 3/2 आएगा। फिर उसके बाद में ये रूट कैलकुलेट होएगा, 7 टू दी पावर 3/2 के ऊपर 1/2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हमारे पास में हो जाएगा 7 टू दी पावर 3/4। फिर नेक्स्ट ये दोनों कैलकुलेट होंगे, यहाँ पर आएगा 7 टू दी पावर 7/4। अब उसकी पावर 1/2 लिखा हुआ है क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये लिख दिया हम लोगों ने, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 7 टू दी पावर 7/8, ठीक है। अब ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर पुट कर देनी है, तो ये कर देते हैं पुट, है ना। अब यहाँ पर इस वाले लॉग के आगे हम लोगों को 7/8 को लिखना है ना, क्योंकि इसी लॉग के आगे आने वाला है, इस वाले लॉग के आगे नहीं आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक भाई। अब उसके बाद में log 7 बेस से 1 होता है तो ये हट गया, है ना, खाली 7/8 बचेगा। अब हम लोगों को इसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर log m/n का फॉर्मूला लगा देते हैं, log m - log n, ठीक है। अब log 7 बेस से 1 तो 1 हो जाएगा और ये हमारे पास में बचेगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 - log और 8 को लिख देते हैं 2 टू दी पावर 3, क्योंकि हम लोगों को जो आंसर लिखे हुए 2 7 में लिख के दे रखे हैं, ठीक है। अब इस 3 को हम लोग इस वाले log के आगे लिख देते हैं तो हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 1 - 3 log 2 बेस से 1। सब कुछ दे रखा है क्या? हाँ, थर्ड में यहाँ से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 27 बेस 9 प्लस log 32 बेस 8 इज इक्वल टू व्हाट। जो आंसर लिखे हुए हैं वो नंबर्स में लिखे हुए हैं, तो बस कैलकुलेट करते हैं भाई। 27 को हम लोग लिख देते हैं 3 टू दी पावर 3 और 9 को लिख देते हैं 3 स्क्वायर, ठीक भाई। इसी तरीके से 32 को हम लिख देते हैं 2 टू दी पावर 5 और 8 को लिख देते हैं 2 टू दी पावर 3, ठीक है। अब दोनों में पावर आगे आएगी, इसका 3 आगे आ जाएगा लेकिन ये ऊपर आगे आएगा और इसका 2 भी आगे आ जाएगा लेकिन ये डिनोमीटर में आगे आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 3/2। ऐसे ही यहाँ पर इसकी पावर आगे आएगी लेकिन ये ऊपर आगे आएगा और इसमें इसकी पावर भी आगे आएगी लेकिन ये नीचे आगे आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 5/3, ठीक है। अब उसके बाद में log 3 बेस 3 1 होता है, log 2 बेस 2 1 होता है तो ये हट जाएगा, तो इधर आएगा 3/2 5/3। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19/6। अब देखो इन सब क्वेश्चन पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोगों को कभी भी ऐसा चीज़ नज़र आए log a बेस a तो उसकी वैल्यू 1 होती है, बस ये ध्यान रखना है कि ये वैलिड हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 और log 2 बेस 10 इज इक्वल टू 0.3010, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट 10th। तो सॉल्व करते हैं। देखो x निकालना है तो log लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे पावर दे रखी है, तो हम लोगों ने पहले लिख दिया 0.2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2, फिर दोनों साइड हम लोगों ने log लिया, ठीक भाई। log किस में लेंगे? बेस 10 में, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इसकी वैल्यू दे रखी है, तो हम लोगों ने बेस 10 में log ले लिया। अब यहाँ पर ये जो पावर x है ये इस log के आगे आ जाएगी, ये हम लोगों ने आगे लिख दिया। ये हो जाएगा x इंटू log 2/10, क्योंकि इस पॉइंट को भी हम लोगों ने हटा दिया इसलिए 2/10 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये 0.3010 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको log m/n ट्राई कर सकते हैं, log m - log n, ठीक है। ये log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है दे रखी है 0.3010, तो ये हमारे पास में ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा -0.43। तो हम लोगों को नियरेस्ट 10 पूछा है तो इसका मतलब इस 3 को यहाँ से उड़ाना है, ये हो जाएगा -0.4। हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला।